खुदा के लिए ऐसा मत करें, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। मैं ये शादी नहीं कर सकती। हुरैन के लहजे में ऐसे इल्तजा थी जैसे कोई अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हो। वो किचन के दरवाजे में खड़ी अपनी माँ जुबैदा के पीछे पीछे घूम रही थी, जबकि जुबैदा बेगम आटा गूंदने में मसरूफ थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। पागल मत बनो हुरैन, शबान जैसा रिश्ता ढूंढने से नहीं मिलता। तेरे बाप की कमर झुकी तेरे लिए रिश्ता तलाश करते करते। अब जब इतना अच्छा घराना खुद चल के आया है तो तुम्हें नखरे सूझे हैं। जुबैदा बेगम ने उसे देखे बगैर स्पार्क लहजे में जवाब दिया। ये नखरे नहीं है अम्मी, ये मेरी मौत का परवाना है। आप क्यों नहीं समझती? मैं किसी मर्द के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मुझे डर लगता है, मेरा दम घुटता है। हुरैन की आवाज़ अब सिसकियों में बदल चुकी थी। जुबैदा बेगम ने आटे वाला हाथ पटका और मुड़ के उसे गुस्से से देखा। आखिर किस बात का डर है? शबान तेरा कजन है, कोई गैर नहीं है। बचपन से देखा है उसे, कितना नेक और शराफत वाला लड़का है। पूरे खानदान में उसकी मिसालें दी जाती हैं। और फिर तेरी चच्चा का बेटा है, वो हमें कभी दुख नहीं देगा। अम्मी, मर्द मर्द ही होता है, चाहे वो कजन हो या गैर। हुरैन ने कपकपाती आवाज में कहा तो जुबैदा बेगम ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। किचन में अचानक खामोशी छा गई। हुरैन ने अपना गाल थाम लिया। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगी। जुबान संभाल के बात कर हुरैन, तेरी दिमाग में गंदगी भर दी गई है। वो तेरा बड़ा है और तेरे नसीब अच्छे हैं, और उसने तुझ जैसी खामोश और वहमी लड़की के लिए हाँ की है। जाकर अपने कमरे में बैठो और ये रोना धोना बंद करो। कल तुम्हारे चचा और शहान आ रहे हैं बात पक्की करने। हुरैन वहां से भागती हुई अपने कमरे में आई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने जल्दी से अपने बिस्तर पर बैठ के दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। उसे किचन में होने वाली गुफ्तगू के अल्फाज अभी भी सुनाई दे रही थी। उसके जहन में बार बार वही एक चेहरा घूम रहा था, चाचा अस्कर का चेहरा। वो चेहरा जिसे सब नेक और पारसा कहते थे, लेकिन जिसकी हकीकत सिर्फ हुरैन जानती थी। वो 8 साल की थी जब पहली बार उसने महसूस किया था कि चचा अस्कर का उसे छूने का अंदाज बाकियों से मुख्तलिफ है। वो उसे गोद में उठाकर ऐसी जगह पे हाथ लगाते थे जहाँ उसे तकलीफ होती थी, जहाँ उसे घुटन होती थी। जब वो छोटी थी तो उसे समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसे एहसास हुआ कि वो लिमिस मोहब्बत का नहीं, हवस का था। उसने एक बार अपनी माँ को बताने की कोशिश की थी, लेकिन जुबैदा बेगम ने ये कह के उसे चुप करवा दिया था कि चचा बाप की जगह होते हैं, ऐसी गंदी बातें नहीं करते, गुनाह मिलता है। आज वही बाप की जगह वाला रिश्ता उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन चुका था। उसे हर मर्द की आंखों में वही हवस नजर आती थी। उसे लगता था कि अगर किसी मर्द ने उसे छुआ तो वो मर जाएगी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? वो तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। हुरैन, दरवाजा खोलो, मैं मरियम हूँ। मरियम उसकी छोटी बहन थी जो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी, शौक, चंचल और जिंदगी से भरपूर। हुरैन ने आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोला। आप फिर रो रही आपी? मरियम ने अंदर आते ही अफसोस से कहा। अम्मी कह रही थी कि आप शहान भाई के रिश्ते पे हंगामा कर रही हैं। सच बताऊं तो आप अजीब ही हैं। शहान भाई तो इतनी हैंडसम है, ऊपर से इतनी बड़ी गाड़ी है उनके पास, अच्छी जॉब है, पूरे मोहल्ले की लड़कियां उनके नाम की माला जपती हैं, और आप है कि मरियम, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? हुरैन ने उसे काटते हुए कहा। तुम्हें पता है शादी क्या होती है? एक मर्द के साथ पूरी जिंदगी गुजारना, उसके करीब रहना। मैं नहीं कर सकती ये सब। आप ही, हर लड़की शादी करती है। हमारी अम्मी ने की, चची ने की, सभी तो करते हैं। ये तो जिंदगी का हिस्सा है। और शहान भाई तो इतने अच्छे हैं, वो तो आपका बहुत ख्याल रखेंगे। मरियम उसे समझाने लगी। ख्याल? मरियम, मर्द सिर्फ अपना मतलब पूरा करना जानते हैं। उन्हें नहीं फर्क होता कि सामने वाली लड़की जीना चाहती है या मरना। वो सिर्फ नोचना जानते हैं। हुरैन की आंखों में वहशत थी जिसने मरियम को भी डरा दिया। आप ही, आप ऐसी बातें कर रही हैं। आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपका दिमाग ठीक नहीं है। मरियम गुस्से से उठकर बाहर चली गई। हुरैन अकेली रह गई। उसे लगा जैसे उसकी गिर्द दीवारें सिकुड़ रही हैं। उसने अलमारी से अपनी सी बड़ी काली चादर निकाली और इसे ओढ़कर कोने में बैठ गई। उसे उस चादर में सुकून मिलता था। उसे लगता था कि ये चादर उसे दुनिया की नजरों से,
مردوں کی लिमिट से बचा लेगी। शाम को जब उसके वालिद असलम साहब घर आए तो घर का माहौल मजीद बोझल हो गया। हुरैन ने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुनी। असलम, हुरैन मान नहीं रही, पता नहीं उसे क्या हो गया है। जुबैदा बेगम ने चाय का कप रखते हुए कहा। असलम साहब ने लंबी आह भरी। उसे समझाओ जुबैदा, शहान का रिश्ता हाथ से निकल गया तो फिर कोई मुड़ के नहीं देखेगा। मेरी रिटायरमेंट करीब है, मरियम की भी फिक्र है। हुरैन की शादी हो जाएगी तो एक बड़ा बोझ उतर जाएगा। असगर भाई ने बहुत ही बड़ी बात की कि वो अपनी बहू बना रहे हुरैन को। बोझ? हुरैन के दिल पर जैसे किसी ने आरी जला दी। वो अपने माँ बाप के लिए सिर्फ एक बोझ थी। उसे लगा कि उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं, कोई जिंदगी नहीं है। वो सिर्फ एक मोहरा है जिसे इधर से उधर किया जा रहा है। उस रात हुरैन सो न सकी। वो पूरी रात जाए नमाज पर बैठी रही। वो दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह, कोई मौजज़ा कर दे, ये शादी रोक दे, मुझे मरने की हिम्मत दे दे, ये इन सबको समझा दे। लेकिन आसमान खामोश था और ज़मीन उसके लिए तंग हो रही थी। अगले दिन घर की सफाई सुथराई शुरू हो गई। जुबैदा बेगम ने ख़ास तौर पर हुरैन को तैयार होने का हुक्म दिया। साफ सुथरा सूट पहनो, ये क्या हर वक्त काली चादर में लिपटी रहती हो? आज वो लोग आ रहे हैं, ज़रा ढंग से सामने आना। हुरैन ने खामोशी से अपने हल्के नीले रंग का सादा सा सूट निकाला। उसने आईने में अपने आप को देखा। उसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी और रंगत जर्द पड़ चुकी थी। उसने हल्का सा काजल लगाने की कोशिश की लेकिन उसका हाथ कांप गया और काजल फैल गया। उसने झुंझलाकर उसे साफ किया और दोबारा अपनी वही काली चादर ओढ़ ली। हुरैन, बाहर आओ, वो लोग आ गए हैं। जुबैदा बेगम की आवाज़ सख्त थी। हुरैन के कदम मन मन के भयके हो गए थे। वो जब लाउंज में पहुंची तो उसने देखा कि सामने सोफे पर चच्चा अस्कर बैठे हुए मुस्कुरा रही थी। उनकी वो मुस्कुराहट देखकर हुरैन के बदन में कराहत की एक लहर दौड़ गई। वो उनके करीब से भी नहीं गुजरना चाहती थी। उनके बराबर में शहान बैठा था, जो अपने फ़ोन में मसरूफ़ था। हुरैन ने उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। आओ बेटी, यहाँ मेरे पास आकर बैठो, चचा अस्कर ने अपने बराबर वाली जगह पे हाथ मार के कहा। हुरैन का जी चाहा कि वो वहीं ज़मीन में धंस जाए। उसने लरजते हुए अपने वालिद के पास बैठने को तरजीह दी। शहान ने पहली बार नज़र उठाकर उसे देखा। उसकी नज़रें गहरी थीं, जिनमें एक अजीब सा तजस्सुस था। भाई साहब, हम तो बस ये कह रहे हैं कि अगले महीने की तारीख रख लें। शहान की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, इससे पहले ही हम इसे ब्याह कर ले जाना चाहते हैं। चचा अस्कर ने हंसते हुए कहा। जी बिल्कुल, हमें क्या एतराज़ हो सकता है? असलम साहब ने खुशी से कहा। हुरैन को लगा जैसे उसके गिर्द गहरा तंग हो गया है। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उसे चचा अस्कर की नज़रें अपने वजूद पर महसूस हो रही थी, जैसे वो उसे खामोशी से कह रहे हो कि अब तुम मेरे घर आओगी, फिर देखते हैं कि तुम कैसे बचती हो। वो उठकर किचन की तरफ भागी और वहां जाकर बेसन पे झुककर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। क्या मैं कभी डर से आज़ाद हो पाऊंगी? उसने सोचा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका था और वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अम्मी, अब तो हद हो गई है। आपको अंदाज़ा भी है कि आप क्या कर रही हैं? हुरैन किचन में दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। उसकी आवाज़ में गुस्सा और बेचारगी दोनों शामिल थी। जुबैदा बेगम अलमारी में रखे बड़े बड़े पतीलों को झाड़ पोंछ कर साफ कर रही थी। उनका सारा ध्यान शादी की तैयारियों पर था। हद? कैसी हुरैन? भला बेटियों की शादी करना भी कोई हद पार करना होता है? कल बात पक्की हो गई है। अब अगले हफ्ते तुम्हारी मंगनी की रस्म है और अगले महीने निकाह। मैंने तुम्हारे जहेज के जोड़े निकाल लिए, आज दर्जी को देकर आने हैं। मंगनी? अम्मी, अभी तो वो लोग कल आए थे और आपने तारीख भी रख ली। हुरैन का दम घुटने लगा। आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। तुमसे क्या पूछना, तुम तो बस ना ही करोगी। जुबैदा बेगम ने मुड़ के उसे गुस्से से देखा। देख हुरैन, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी दुश्मन नहीं। शहबान जैसा हीरा लड़का नसीब वालों को मिलता है। उसने तुम्हारी हर बात मानने का वादा किया है। कल जब तुम किचन में भाग के आई थी, तब उसने खुद मुझसे कहा कि खाला, हुरैन परेशान लग रही है, उसे मजबूर ना करे। कितना ख्याल है उसे तुम्हारा भी से। हुरैन ने कड़वाहट से हंस कर सर झुका लिया। ख्याल नहीं अम्मी, ये जाल है। आपको नहीं पता मर्द कितने मक्कार होते हैं। वो सबके सामने बहुत ही अच्छा बन रहा है, लेकिन जब मैं उसके कब्जे में जाऊंगी तब वो अपना असली रूप दिखाएगा।
बस कर दी हुरैन, बहुत होगी तेरी बकवास। जुबैदा बेगम ने हाथ में पकड़ा चमचा जोर से स्लेब पे मारा। तेरी बाप की इज्जत का ख्याल कर, उसने मोहल्ले भर में मिठाई बांटी है। अब अगर तुमने कोई तमाशा किया तो मैं जहर खा लूंगी, याद रखना। जुबैदा बेगम किचन से बाहर निकल गई। हुरैन वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर लकीरें बना रही थी। उसे लगा जैसे उसकी अपनी माँ ने उसे मौत के कुएं में धक्का दे दिया है। अगले चंद दिन हुरैन के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थे। घर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। खाला, फुप्पो और कजिन सब इकट्ठे हो रहे थे। हर तरफ हंसी मजाक और शादी के गाने गाए जा रहे थे। लेकिन हुरैन अपने कमरे में कैद थी। वो बाहर निकलती तो लोग उसे शर्मीली दुल्हन कह के छेड़ते, जिससे उसे मजीद घिन आती। मंगनी वाले दिन हुरैन को जबरदस्ती तैयार किया गया। मरियम ने उसे गहरे सब्ज रंग का भारी काम वाला जोड़ा पहनाया। आपी, आप तो बिल्कुल परी लग रही है, मरियम ने उसे आईने में देखकर कहा। देखना, शहान भाई तो आपको देखते ही रह जाएंगे। हुरैन ने आईने में अपना अक्स देखा। उसे अपना चेहरा किसी लाश जैसा लग रहा था, जैसे खूबसूरती से सजाया गया हो। उसने फौरन अपनी वही काली चादर ओढ़ी और उसे अपनी गिरद लपेट ली। आपी, ये चादर उतारे, मंगनी की तकरीब है, लोग क्या कहेंगे। मरियम ने उसे रोकने की कोशिश की। लोगों को जो कहना है कहने दे मरियम, मैं ये चादर नहीं उतारूंगी। ये मेरा पर्दा है, मेरी ढाल है। हुरैन का लहजा दो टोक था। जब उसे बाहर लाउंज में लाया गया तो हर तरफ से माशाल्लाह की आवाजें आने लगी। शहान अपने वालिद के साथ सोफे पर बैठा था। उसने ग्रे रंग का सूट पहना हुआ था और वो वाकई ही बहुत ही वजीहा लग रहा था। हुरैन को उसके सामने बिठाया गया। मंगनी की रस्म शुरू हुई। शहान की वालदा नाइला बेगम ने हुरैन को सोने का सर पहनाया और माथे पर प्यार किया। हुरैन का जिस्म कांप रहा था। फिर अंगूठियां पहनाने का वक्त आया। शहान ने हुरैन का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे उसकी उंगलियां हुरैन की ठंडी हथेलियों से टकराई, हुरैन ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। नाइला बेगम की मुस्कुराहट गायब हो गई और जुबैदा बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। शहान ने अपनी गहरी आंखों से हुरैन को देखा। उसे उसकी आंखों में शदीद खौफ नजर आया। उसने सूरत हाल संभालने के लिए हल्का सा मुस्कुरा के कहा, लगता है हुरैन बहुत ही ज्यादा नर्वस है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद अंगूठी पहना देता हूँ। उसने दोबारा हुरैन का हाथ पकड़ा, इस बार थोड़ी सख्ती से लेकिन प्यार के साथ, ताकि वो हाथ छुड़ा न सके। हुरैन की आंखों से एक आंसू टपक कर उसके हाथ पे गिरा। शहान ने उसे महसूस किया मगर खामोशी से अंगूठी पहना दी। रस्म खत्म होने के बाद जब सब लोग खाने पीने में मसरूफ हुए तो चाचा असगर हुरैन के पास आए। वो उस वक्त अकेली कोने में खड़ी पानी पी रही थी। मुबारक हो बेटी, अब तो तुम हमारी बहू बनने वाली हो। चचा असगर ने उसके सर पे हाथ रखने की कोशिश की। हुरैन एकदम पीछे हटी। पानी का गिलास उसके हाथ से छूटकर फर्श पे गिरा और टूट गया। मुझसे दूर रहें चचा, मैं जानती हूँ आपके जहन में क्या चल रहा है, उसने दबी दबी मगर गुस्सैली आवाज में कहा। चाचा असगर के चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट आई। अभी तो बहुत कुछ चलना है हुरैन। अभी तो तुम शहान के पास जाओगी, वो मेरा बेटा है। उसे जो मैं कहूंगा वो वही करेगा। तुम उससे बच के कहाँ जाओगी। उनके अल्फाज हुरैन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। वो वहां से भागती हुई छत पर चली आई। रात का वक्त था। ठंडी हवा चल रही थी लेकिन हुरैन का सीना आग की तरह जल रहा था। क्यों कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, क्यों सब मुझे इस आग में झोंक रहे हैं। वो छत की मुंडेर पर सर रखकर रोने लगी। रोने से मसला हल नहीं होती हुरैन, एकदम पीछे से आवाज आई। हुरैन उछल पड़ी। सामने शहान खड़ा था, उसके हाथ कोट की जेबों में थी और वो बहुत ही संजीदा लग रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, नीचे जाए, सब आपको ढूंढ रहे होंगे। हुरैन ने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। शहान चंद कदम चलकर उसके करीब आया। हुरैन फौरन पीछे हट गई। तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो, शहान ने ठहरे हुए लहजे में पूछा। मैंने तो कभी तुमसे बदतमीजी नहीं की, ना कभी तुम्हें तंग किया, फिर ये वहशत क्यों। आप मर्द हैं शहान, और मेरे लिए यही काफी है आपसे डरने के लिए। हुरैन ने हिम्मत जमा करके उसकी आंखों में देखकर कहा। आपको लगता है कि आपने अंगूठी पहना दी तो आप मुझ पर जीत गए। आप कभी मुझे नहीं जीत पाएंगी। मैं आपसे नफरत करती हूँ, इस रिश्ते से नफरत करती हूँ। शहान की आंखों में एक लम्हे के लिए तकलीफ की लहर दौड़ी, मगर उसने खुद पर काबू पा लिया। नफरत करने के लिए कोई वजह तो होनी चाहिए ना। क्या मैंने कुछ गलत किया है। आपका वजूद ही गलत है मेरे लिए। प्लीज, अगर आप वाकई इतने अच्छे हैं
جتنا सब कहते हैं तो ये मंगनी तोड़ दे, ये शादी रोक दे, मैं आपसे भीख मांगती हूँ. हुरैन उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई. शहान ने खामोशी से उसे देखा. मैं ये शादी नहीं तोड़ सकता हुरैन. अब बात बहुत आगे निकल चुकी है. दोनों खानदानों की इज्जत का सवाल है. लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा. हुरैन ने तल्खी से हंस कर कहा, ये वादे सब करते हैं शहान, लेकिन निकाह के बाद सब भूल जाते हैं. आप भी भूल जाएंगे. आप भी वही करेंगे जो बाकी सब करते हैं. मैं बाकी सब जैसा नहीं हूँ, ये वक्त साबित कर देगा. शहान ने इतना कहा और मुड़ के नीचे चला गया. हुरैन वहीं खड़ी रह गई. उसे शहान की बातों पर जरा बराबर यकीन नहीं था. उसे लग रहा था कि ये सब उसे फंसाने का एक तरीका है. अगले दिन से निकाह की तैयारियां बाकायदा शुरू हो गई. घर में दर्जी, हलवाई और मेहमानों का तांता बन गया. हुरैन ने खाना पीना तकरीबन छोड़ दिया था. उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ रहे थे. जुबैदा बेगम उसे देखकर घूरती रहती, खा ले कुछ हुरैन, शादी वाले दिन दुल्हन कमजोर अच्छी नहीं लगती. मैं दुल्हन नहीं बनना चाहती अम्मी, मैं कब्र में जाना चाहती हूँ. हुरैन का जवाब हमेशा यही होता. एक दिन हुरैन ने सोचा कि वो घर से भाग जाए. उसने रात के अंधेरे में अपना एक छोटा सा बैग तैयार किया. कुछ पैसे जो उसने बचा के रखे थे वो लिए और दबे पांव मेन गेट की तरफ बढ़ी. लेकिन जैसे उसने गेट खोला, सामने उसके वालिद असलम साहब बैठे हुए थे. वो शायद गर्मी की वजह से बाहर हवा में बैठे थे. हुरैन, बेटी इतनी रात को कहाँ जा रही हो? असलम साहब ने हैरत से पूछा. हुरैन के हाथ पांव फूल गए. उसने बैग अपने पीछे छुपाया. वो अप्पू, मैं जरा वो मरियम की किताबें ढूंढ रही थी, शायद बहर रहेगी हो. असलम साहब ने उसे करीब बुलाया और उसके सर पे हाथ रखा. बेटी, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, लेकिन यकीन करो, शहान तुम्हें बहुत खुश रखेगा. मैंने बड़ी दुआओं से तुम्हारे लिए ये सुख मांगा है. मेरी लाज रख लेना बेटी. उनके लहजे की थकन और बुरी आंखों की उम्मीद देखकर हुरैन की हिम्मत जवाब दे गई. वो अपना बैग वहीं छोड़कर वापस अपने कमरे में आ गई और तकिए में मुंह धोकर रोने लगी. मैं अपने माँ बाप की इज्जत कैसे उछाल सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर लूँ. वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता. दिन पर लगा के उड़ रही थी. मेहंदी की रस्म आई. हुरैन के हाथों पर ज़बरदस्ती मेहंदी लगाई गई. उसे मेहंदी की खुशबू से मतली हो रही थी. उसके गिर्द लड़कियां डांस कर रही थी, गाने गा रही थी, लेकिन उसे सिर्फ अपनी चीखें सुनाई दे रही थी. फिर वो दिन आ गया जिससे हुरैन सबसे ज़्यादा डरती थी. निकाह का दिन. सुर्ख जोड़े में मलबूस, भारी मेकअप और जेवरात के साथ वो एक गुड़िया की तरह सजी हुई थी. उसके सर पे दुपट्टा इस तरह गिराया गया था कि उसका चेहरा छुप गया था. हुरैन बेटी, मौलवी साहब पूछे हैं, क्या तुम्हें शहान वल्द अस्कर के साथ ये निकाह कबूल है? असलम साहब की आवाज़ कांप रही थी. हुरैन की जुबान जैसे तालू से चिपक गई. उसे सामने बैठा चचा अस्कर की हंसी सुनाई दे रही थी. उसे शहान का वो निमिष याद आ रहा था जो उसने मंगनी पर महसूस किया था. बेटी बोलो, असलम साहब ने उसे दोबारा पुकारा. हुरैन ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और मरे हुए लहजे में कहा, कबूल है. 3 बार ये अल्फाज अदा करने के बाद हुरैन को लगा जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई हो. अब वो शहान की हो चुकी थी. वो कानूनन, शरन और माशरती तौर पर उस मर्द की मलकियत बन चुकी थी जिससे अब से उसे ज्यादा डर लग रहा था. निकाह के बाद रुखसती का वक्त आया. हुरैन अपने बाप के गले लगकर बहुत रोई. ये दिखावा नहीं था, ये वाकई एक बेटी का अपने घर से टूटने का दुख था. जब उसे गाड़ी में बिठाया गया तो उसके बराबर में शहान आकर बैठा. गाड़ी स्टार्ट हुई और हुरैन का सफर एक नई और अनजान मंजिल की तरफ शुरू हो गया. शहान की गाड़ी सड़क पर खामोशी से दौड़ रही थी. गाड़ी के अंदर की फिजा इतनी बोझल थी कि हुरैन को अपनी ही सांसों की आवाज़ शोर लग रही थी. वह खिड़की से बाहर तेजी से पीछे छूटते दरख्तों और बिजली के खंभों को देख रही थी, मगर उसकी नजरें कुछ भी नहीं देख पा रही थी. उसके जहन में सिर्फ एक ही जुमला गूंज रहा था, अब तुम मेरी कैद में हो. शहान ने एक नज़र बराबर में बैठी हुरैन पे डाली. वो अपने सुर्ख और ऐसी जोड़े में सिमटी हुई, चेहरे पर घूंघट गिराए किसी पत्थर की बुत की तरह साकित बैठी थी. उसके हाथ अब भी अपनी चादर को सख्ती से जकड़े हुए थे. हुरैन, अगर तुम्हें एसी की ठंडक ज्यादा लग रही है तो मैं कम कर दूं? शहान ने निहायत धीमे लहजे में पूछा. हुरैन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नफी में सही ला दिया. वो इस वक्त उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी. उसे लग रहा था कि अगर उसने जुबान खोली तो उसके जब्त का बंधन टूट जाएगा और वो वहीं चीख चीख कर रोना शुरू कर देगी. कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़ी और आलीशान घर के सामने रुकी. ये चाचा अस्कर का घर था.
वही घर जहाँ हुरैन का बचपन गुजरा था, मगर आज ये उसे किसी मुख्तल गाह से कम नहीं लग रहा था। घर को बरकी कमकमों से सजाया गया था और बाहर मेहमानों का हजूम था। चलो उतरो, शाहान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। हुरैन लरसते कदमों के साथ बाहर निकली। नाइला बेगम ने आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल किया। आरती उतारो और दुआएं दें, सब मिठाइयाँ बांट रही थी, कह के लग रही थी, मगर हुरैन की नज़र हजूम में किसी को ढूंढ रही थी और फिर उसे वो नजर आ गई। चाचा अस्कर एक कोने में खड़े अपने दोस्तों से बातें कर रही थी। जैसे ही उनकी नज़र हुरैन पे पड़ी, उनके लबों पर वही मायने खेज मुस्कुराहट आई जो हुरैन के खून को मुंजमद कर देती थी। उन्होंने सबके सामने हुरैन के सर पे हाथ रखा। खुश आमदीद बेटी, आज तुम इस घर की मलका हो। हुरैन को महसूस हुआ जैसे उसके सर पे किसी ने जलता हुआ कोयला रख दिया हो। उसने झटके से अपना सर झुका लिया और तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गई। रस्मों का सिलसिला शुरू हुआ। कभी दूध पिलाई, कभी जूता छुपाई। हुरैन एक रिपोर्ट की तरह हर वो काम कर रही थी जो उसे कहा जा रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक तमाशा है जिसका तमाशाई पूरा खानदान है। शाहान मुसलसल उसके साथ था, मगर वो उसे फासला बरकरार रखने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार वो वक्त आ गया जिसका हुरैन को सबसे ज्यादा डर था। शाहान, अब दुल्हन को कमरे में ले जाओ, बेचारी थक गई होगी, नाइला बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। हुरैन को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। उसकी कजन उसे पकड़ के ऊपर वाले कमरे में ले गई। वो कमरा जो फूलों से महक रहा था, हुरैन को किसी कैद खाने की कोठरी लग रहा था। उन्होंने उसे बेड पे बिठाया और हंसती हुई बाहर निकल गई। हुरैन ने फौरन उठकर दरवाजे को कुंडी लगानी चाहिए, मगर उसका हाथ रुक गया। नहीं हुरैन, तुम अब इस घर की बीवी हो, तुम दरवाज़ा बंद नहीं कर सकती। उसने खुद को तलखी से याद दिलाया। वो वापस बेड पर आकर बैठ गई और अपनी चादर को मजीद कस के अपने गिर्द लपेट लिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला, शाहान अंदर दाखिल हुआ और उसने खामोशी से दरवाज़ा बंद कर दिया। हुरैन का दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा कि उसे लगा कि वो अभी सीना चीर के बाहर आ जाएगा। शाहान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया। हुरैन ने खौफ से अपनी आंखें भींच ली। हुरैन, शाहान ने पुकारा। हुरैन ने कोई जवाब नहीं दिया। शाहान बेड के किनारे बैठ गया। उसने महसूस किया कि हुरैन का पूरा वजूद कांप रहा है। मैंने मंगनी पर तुमसे एक वादा किया था, क्या तुम्हें याद है? शाहान ने बहुत ही सुकून से पूछा। हुरैन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और घूंघट के पीछे से उसे देखा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। शाहान ने उसकी आंखों में झांक कर कहा। वो वादा मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं किया था। मुझे पता है कि तुम किसी गहरे सदमे में हो। मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। हुरैन को यकीन नहीं आ रहा था। आप झूठ बोल रहे हैं, आप सिर्फ मुझे बहला रहे हैं। शाहान हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा दुख था। तुम्हें मुझ पे यकीन करने में वक्त लगेगा और मैं तुम्हें वो वक्त देने के लिए तैयार हूँ। तुम जब तक चाहो इस कमरे में अपनी मर्जी से रह सकती हो। मैं सोफे पर सो जाऊंगा। ये कहकर शहान उठा। उसने अपनी शेरवानी उतारी और आरामदेह कपड़े निकाल कर वॉशरूम में चला गया। हुरैन वहीं बैठी उसे हैरत से देखती रही। क्या कोई मर्द वाकई ऐसा हो सकता है? क्या वो वाकई उसे नहीं छुएगा? कुछ देर बाद शहान बाहर निकला। उसने बेड से तकिया और कंबल उठाया और सोफे पे जाकर लेट गया। उसने लैंप बुझा दिया। अब कमरे में सिर्फ खिड़की से आने वाली चांदनी की हल्की सी रोशनी थी। हुरैन काफी देर तक अंधेरे में बैठी रही। उसकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही थी। उसने हिम्मत करके अपना भारी जेवर उतारा और अपना दुपट्टा एक तरफ रखा, मगर वो काली चादर अब भी उसके पास ही थी। वो बेड पर लेट गई, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात का वक्त हुआ जब हुरैन को बाहर गैलरी में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वो चौंक कर बैठ गई। शाहान गहरी नींद सो रहा था। आहट करीब आती गई और फिर हुरैन के कमरे के हैंडल के घुमाने की आवाज आई। कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। हुरैन का दम खुश्क हो गया। उसे फौरन चचा अस्कर का ख्याल आया। उसने शाहान को आवाज देने की कोशिश की, मगर उसके गले से आवाज नहीं निकली। वो बेड से उतरी और दीवार के साथ लग के खड़ी हो गई। हैंडल एक बार फिर घुमा और फिर एक दबी दबी सी आवाज आई। हुरैन, हुरैन बेटी, दरवाजा खोलो। ये वही आवाज थी, वही मकरू लहजा। चाचा अस्कर बाहर खड़े थे। हुरैन ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया ताकि उसकी चीख न निकल पाए। वो खौफ से थर थर कांप रही थी। उसे लगा कि वो अभी बेहोश हो जाएगी। शहान जो सोफे पर लेटा था, शायद हुरैन के कदमों की चाप या दरवाजे की आवाज से जाग गया। वो एकदम उठ के बैठ गया। हुरैन, क्या हुआ? उसने अंधेरे में पूछा।
हुरैन ने कांपते हाथों से दरवाजे की तरफ इशारा किया। शहान ने देखा कि कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों में गुस्से की चमक आई। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और एक झटके से दरवाजा खोल दिया। बाहर चाचा अस्कर खड़े थे। वो शहान को अचानक सामने देखकर हक्का बक्का रह गई। अब्बू, आप यहाँ इस वक्त? शहान का लहजा सख्त और सवालिया था। चाचा अस्कर ने जल्दी से अपने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाई। वो बेटा, मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मैंने सोचा शायद हुरैन परेशान हो रही होगी नए घर में। शाह ने उन्हें सर से पांव तक देखा। उसकी नजरें इतनी तेज थी कि चाचा अस्कर की नजर झुक गई। अब्बू, आधी रात को किसी के कमरे का हैंडल घुमाना पूछने का तरीका नहीं है। और हुरैन मेरी बीवी है। उसकी जरूरत का ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। आप जाएं और आराम करें। शाह ने उनके जवाब का इंतजार किए बगैर दरवाजा उनके मुंह पे बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। शहान मुड़ा और उसने देखा कि हुरैन फर्श पर ढेर हो चुकी थी और बुरी तरह हिचकियां लेकर रो रही थी। शहान उसके करीब जाना चाहता था, मगर उसे रुकना पड़ा। हुरैन, वो चले गए हैं, अब कोई नहीं आएगा, उसने दूर से ही कहा। हुरैन ने रोते रोते बोलने लगी। वो नहीं छोड़ेंगे मुझे शहान, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। वो शैतान है, वो इंसान नहीं है। शहान की मुठ्ठियां भींच गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुरैन अपने चच्चे के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही है, मगर उसे इतना अंदाजा जरूर हो गया था कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा संगीन है। हुरैन, मेरी तरफ देखो। शहान उसके करीब फर्श पर बैठ गया, मगर उसने उसे छुआ नहीं। जब तक इस घर में मैं हूं, कोई तुम्हारे कमरे के अंदर नहीं आ सकता, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। क्या तुम मुझ पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं कर सकती हो? हुरैन ने रोती आंखों से शहान को देखा। उसकी आंखों में उसे सच्चाई नजर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि शहान उसके लिए एक ढाल बन सकता है। आप वाकई मेरी हिफाजत करेंगी? उसने मासूमियत से पूछा। मैं वादा करता हूँ, शहान ने मजबूत लहजे में कहा। अब जाके तुम सो जाओ। हुरैन उस रात बेड पर लेटी तो उसे पहली बार इस घर में थोड़ी सी तसल्ली महसूस हुई। उसे पता था कि बाहर एक शैतान मौजूद है, मगर अब उसके पास एक ऐसा मुहाफिज भी था जो उसे उस शैतान से बचा सकता था। शान सोफे पर लेटा हुआ छत को घूर रहा था। उसके जहन में सवालों का एक तूफान था, मगर उसे पता था कि उसे सब्र से काम लेना होगा। उसे हुरैन का जख्म भरना था, और वो जख्म बहुत गहरा था। अगली सुबह जब हुरैन की आंख खुली तो कमरे में सूरज की रोशनी फैल चुकी थी। उसे एक पल के लिए याद ही नहीं रहा कि वो कहाँ है, लेकिन जैसे उसकी नज़र सोफे पे पड़ी खाली कंबल और तकिए पे पड़ी, उसे रात का सारा मंजर याद आ गया। शाहान कमरे में नहीं था, शायद वो नीचे चला गया था। हुरैन ने एक लंबी सांस ली। रात के इस वाक़ये ने उसे तोड़ के रख दिया था, लेकिन शाहान के रवैये ने उसे एक अजीब सी ढारिस बना दी थी। उसने हिम्मत करके अलमारी से अपना एक जोड़ा निकाला और तैयार होने लगी। आज उसका इस घर में पहला दिन था, और उसे मालूम था कि उसे अब हर पल मोहतियात रहना होगा। वो जब सीढ़ियां उतर के नीचे आई तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लाउंज में नाइला बेगम नाश्ते की मेज सजा रही थी। आओ आओ हुरैन बेटी, जीती रहो, मैं बस तुम्हें बुला रही थी। नाइला बेगम ने उसे देखकर मोहब्बत से कहा। शाहान तो कब के नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए काम से बाहर निकल गया है। तुम आओ बैठो। हुरैन खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। उसे शहान की गैर मौजूदगी में डर लग रहा था। उसे डर था कि कहीं चचा अस्कर फिर से सामने ना आ जाए। अभी वो सोच ही रही थी कि सीढ़ियों से जूतों की आवाज आई और चाचा अस्कर मुस्कुराते हुए नीचे आए। हुरैन का हाथ वहीं रुक गया जहां वो निवाला तोड़ रही थी। अरे हुरैन बेटी, नाश्ता शुरू करो, शर्माने की जरूरत नहीं है। अब तो ये तुम्हारा अपना घर है। चचा अस्कर ने कुर्सी खींची और बिल्कुल हुरैन के सामने बैठ गई। नाइला बेगम किचन की तरफ चली गई और हुरैन को लगा जैसे उसका गला खुश्क हो रहा है। उसने नजरें झुका ली, मगर उसे महसूस हो रहा था कि वो शख्स उसे मुसलसल घूर रहा है। नाइला, जरा किचन से मेरे लिए अचार तो लाना। चाचा अस्कर ने अपनी बीवी को आवाज दी, और जैसे ही वो किचन में गई, उन्होंने झुककर हुरैन से धीमी आवाज में कहा। शाहान तो चला गया हुरैन, अब कौन बचाएगा तुम्हें? तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस घर की बहू बनकर मुझसे बच जाओगी? तुम भूल गई हो कि मैं उसका बाप हूँ, लेकिन इस घर का मालिक मैं ही हूँ। नाइला मेरा कहना नहीं टालती, और शाहान को मैंने पाला है, वो मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगा। हुरैन के हाथ कांपने लगी। आप एक गंदे इंसान हैं। शाहान आप जैसा नहीं है, वो मेरी हिफाजत करेगा। उसने बहुत हिम्मत जमा करके सरगोशी में जवाब दिया। चाचा अस्कर जोर से हंसे। हिफाजत? वो बेचारा तो अभी तुम्हें जानता भी नहीं है। उसे बस ये पता है कि मैंने उसकी माँ का सहारा बन के उसे पाला पोसा है। वो मेरी बहुत इज्जत करता है।
اگر میں اسے کہوں گا کہ تم بدکردار ہو تو وہ میری بات مانے گا یا تمہاری؟ ان کی باتوں نے حورین کو اندر سے خوف پیدا کر دیا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ شاہان کے دل میں اپنے ستیلے باپ کے لیے بہت عزت ہے، کیونکہ نائلہ بیگم اکثر بتاتی تھی کہ شاہان کے سگے باپ کے انتقال کے بعد عسکر صاحب نے ہی ان کا بہت خیال رکھا تھا۔ ناشتہ ختم ہوا تو حورین بھاگتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس گھر کی دیواریں اسے کھا جائیں گی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور اپنی ماں کو فون کرنے کا سوچا، لیکن پھر رک گئی۔ امی کو بتا کر کیا ہوگا؟ وہ تو پہلے ہی کہتی ہے کہ چچا باپ کی جگہ ہوتے ہیں۔ دوپہر کے وقت شاہان واپس آیا۔ وہ سیدھا کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ حورین ایک کونے میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ حورین، ناشتہ کیا تم نے؟ شاہان نے اپنی کوٹ اتارتے ہوئے پوچھا۔ جی، حورین نے مختصر جواب دیا۔ شاہان اس کے قریب آیا اور میز پہ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھو حورین، میں جانتا ہوں تم یہاں سہمی ہوئی ہو۔ کل رات جو ہوا اس کے بعد میں نے ابو سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اسے صرف ایک فکر کا نام دے رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس گھر میں کوئی بدمزگی ہو، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم غیر محفوظ محسوس کرو۔ حورین نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ شاہان، وہ فکر نہیں تھی، وہ کچھ اور تھا۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ شاہان کی پیشانی پر بل پڑ گئی۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ وہ میرے باپ ہے حورین، سگے نہیں تو کیا ہوا، انہوں نے مجھے پالا ہے۔ وہ تھوڑے سخت مزاج ضرور ہے، لیکن وہ ایسا ویسا کچھ نہیں کر سکتے جیسے تم سوچ رہی ہو۔ شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یا بچپن کا کوئی خوف تمہارے ذہن پہ سوار ہے۔ حورین کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے وہی ڈر تھا کہ شایان اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ غلط فہمی؟ شاہان، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لڑکی اپنے کردار پر خود داغ لگائے گی؟ شاہان نے گہری سانس لی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بزرگ ہیں، ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ خیر، تم تیار ہو جاؤ، شام کو ہمیں تمہارے گھر پگ پھیرے کی رسم کے لیے جانا ہے۔ تمہارے والدین تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اپنے گھر جانے کا نام سن کر حورین کے چہرے پر تھوڑی سی رونق آئی۔ اسے لگا کہ شاید وہاں جا کر اسے تھوڑا سکون ملے گا۔ شام کو جب وہ اپنے مائکے پہنچے تو زبیدہ بیگم اور اسلم صاحب نے ان کا بہت ہی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ مریم تو اپنی آپی کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ آپی، آپ تو اور بھی پیاری لگ رہی ہیں۔ شاہان بھائی آپ کا بہت خیال رکھ رہے ہیں نا؟ مریم نے شرارت سے پوچھا۔ حورین نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ دی اور خاموش رہی۔ اسے موقع ملا تو وہ کچن میں اپنی ماں کے پاس گئی۔ امی، میں وہاں نہیں رہ سکتی، وہ انسان، وہ چاچا عسکر، وہ وہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، حورین نے روتے ہوئے کہا۔ زبیدہ بیگم نے فوراً اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ توبہ کر حورین، ابھی شادی کو ایک دن ہوا ہے اور تم ایسی منحوس باتیں کر رہی ہو۔ وہ تمہارے سسر ہیں اب، اور شاہان کے باپ ہیں۔ ایسی باتیں کرو گی تو شاہان کا گھر اجڑ جائے گا۔ چپ چاپ اپنے گھر جاؤ اور اپنی شوہر کی خدمت کرو۔ مرد کو اپنے قبضے میں کرو گی تو سسر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ حورین کو لگا جیسے اس کے لیے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اس کی اپنی ماں نے اسے دوبارہ اس جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ واپسی کے سفر میں حورین بالکل خاموش تھی۔ شاہان نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس دنیا میں بالکل اکیلی ہے۔ جب وہ گھر پہنچے تو رات کافی ہو چکی تھی۔ نائلہ بیگم سو چکی تھی، مگر لاؤنج کا بلب جل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، چاچا عسکر صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہی تھی۔ آ گئے تم لوگ؟ انہوں نے اخبار سے نظر ہٹا کر کہا۔ شاہان بیٹا، ذرا میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروانے ہیں۔ جی ابو، میں ابھی آیا۔ شاہان نے حورین کی طرف دیکھا۔ تم کمرے میں جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ حورین سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانے لگا تو اس نے مڑ کے دیکھا۔ چاچا عسکر اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں فتح کا احساس تھا۔ حورین تیزی سے اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی کہ اچانک اسے احساس ہوا کہ کمرے کی بالکنی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ اسے بند کرنے کے لیے بڑھی، لیکن وہاں جو کچھ اس نے دیکھا اسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بالکنی میں چاچا عسکر کھڑے تھے۔ وہ دوسرے راستے میں وہاں پہنچ گئی تھی۔ تمہیں لگا تھا کہ تم دروازہ بند کر کے بچ جاؤ گی، وہ آہستہ سے بولے۔ شاہان ابھی نیچے کاغذات میں الجھا ہوا ہے، اسے آنے میں وقت لگے گا۔ حورین پیچھے ہٹنے لگی، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ باہر جائیں یہاں سے، میں چیخوں گی۔ چیخو؟ نائلہ بہری ہے، اسے کچھ سنائی نہیں دے گا، اور شاہان کو لگے گا کہ تمہیں پھر سے کوئی وہم ہوا ہے، اور اس کے قریب آنے لگا۔ اسے لمحے سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ شاہان واپس آ رہا تھا۔ چاچا عسکر نے تیزی سے بالکنی میں چھلانگ لگائی اور غائب ہو گئے۔ جب شاہان کمرے میں داخل ہوئے تو اس نے دیکھا کہ حورین بالکنی کے دروازے کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ حورین! شاہان اسے اٹھانے کے لیے لپکا، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔
उसे समझ नहीं आ रहा था कि चंद मिनटों में ऐसा क्या हुआ कि हुरैन की ये हालत होगी। उसने हुरैन के चेहरे पर पानी की छींटे मारे। जब उसे होश आया तो उसने शाहान को देखते ही उसे जोर से गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। शाहान, वो यहाँ थे, वो बालकनी से अंदर आए थे, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए, वो मुझे मार डालेंगी। शाहान ने बालकनी की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद हुरैन की जहनी हालत वाकई ठीक नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद सच्चा खौफ उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। हुरैन, वहां कोई नहीं है, देखो मैं यहाँ हूँ। शाहान उसे तसल्ली देने लगा, लेकिन उसके अपने जहन में अब शक के बीज बो चुके थे। क्या वाकई उसका सुतीला बाप ऐसा कर सकता है, या हुरैन किसी शदीद नफ्सियाती बीमारी का शिकार है? उस रात शाहान सो नहीं सका। वो हुरैन का हाथ थामे बैठा रहा, जबकि हुरैन नींद में भी सिसकियां ले रही थी। अगली सुबह शाहान बहुत जल्दी बेदार हो गया था। वो काफी देर तक खामोशी से सोई हुई हुरैन का चेहरा देखता रहा, जिसके चेहरे पर नींद में भी खौफ के बादल मंडला रहे थे। उसके जहन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या एक इंसान इतना बड़ा झूठ बोल सकता है? और अगर हुरैन सच्ची है तो इसका मतलब था कि इसके घर में एक भेड़िया मौजूद है। शाहान ने फैसला कर लिया था कि वो सच का पता लगा के रहेगा। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकला और नीचे लाउंज में आ गया। वहां नाइला बेगम नाश्ता तैयार कर रही थी और असगर साहब अखबार फैलाकर बैठे हुए थे। आओ शहान बेटा, रात हुरैन की तबीयत कैसी थी? मैंने ऊपर से तुम्हारे कमरे से रोने की आवाजें सुनी थी। असगर साहब ने बड़े हमदर्दाना लहजे में पूछा। शाह ने उनकी आंखों में झांका। वहां से सिर्फ हमदर्दी नजर आई। वो बस थोड़ी परेशान थी अब्बू, शायद नए घर की वजह से। शाह ने मुख्तसर जवाब दिया और नाश्ते किए बगैर ही ऑफिस के लिए निकल गया। मगर वो ऑफिस नहीं किया, बल्कि उसने सीधा अपने एक दोस्त के पास जाने का फैसला किया, जो सिक्योरिटी कैमरे का काम करता था। इधर घर में हुरैन की आंख खुली तो उसे कमरा खाली मिला। वो डरते डरते बेड से उतरी। उसे रात का वो मंजर याद करके अब भी झुरझुरी आ रही थी। उसने हिम्मत की और नीचे जाने का फैसला किया, क्योंकि वो कमरे में अकेली नहीं रहना चाहती थी। सीढ़ियां उतरते हुए उसे किचन से नाइला बेगम की आवाज आई। वो किसी से फोन पे बातें कर रही थी। हाँ बहन, बस हुरैन का थोड़ा मसला है, बहुत ही सहमी सहमी रहती है। असगर साहब तो बहुत ही ख्याल रखते हैं, बेचारे। रात को भी ऊपर पूछने गए थे, लेकिन हुरैन पता नहीं क्यों उनसे दूर भागती है। मुझे तो लगता है इस पर कोई साया वगैरह है, या फिर उसे कोई जहनी बीमारी है। हुरैन के पैर वहीं जम गई। उसकी अपनी सास, जो उसे माँ जैसी लगती थी, वो भी उसे पागल समझने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि असगर साहब ने कितना मजबूत जाल बना रखा है। उन्होंने सबके सामने अपनी ऐसी तस्वीर बनाई है कि कोई उन पर शक करने का सोच भी नहीं सकता। वो वापस मुड़ने लगी कि सामने असगर साहब खड़े थे। उनके हाथ में पानी का गिलास था। डर गई हो? उन्होंने दबी आवाज में पूछा। देखा तुमने, यहाँ कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। सबको यही लगेगा कि तुम जहनी मरीजा हो। शयान भी कब तक तुम्हारा साथ देगा? आखिरकार वो भी तंग आकर तुम्हें किसी पागल खाने में छोड़ आएगा, या फिर तलाक दे देगा। शहान, ऐसा नहीं करेंगी, हुरैन ने गुस्से से कहा। अच्छा, तो आजमा कर देख लो, असगर साहब ने मुस्कुराकर कहा और उसके करीब आए। अगर तुम चाहती हो कि तुम इस घर में इज्जत से रहो, तो मेरी बात मानना शुरू कर दो, वरना तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। हुरैन वहां से भागती हुई अपने कमरे में आई और अंदर से कुंडी लगा ली। वो बेड पे गिरकर रोने लगी। उसे लग रहा था कि वो एक ऐसी दलदल में फंस गई है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। शाम को जब शहान वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। वो बहुत ही खामोश और संजीदा लग रहा था। वो सीधा कमरे में आया और हुरैन के सामने बैठ गया। हुरैन, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शहान का लहजा बहुत ही अजीब था। हुरैन का दिल बैठने लगा। जी शहान, क्या हुआ? मैंने आज घर के पिछले हिस्से और बालकनी के पास खुफिया कैमरे लगवाए थे। शहान ने इंकशाफ किया तो हुरैन की आंखें फैल गई। और मैंने दोपहर को उनकी रिकॉर्डिंग चेक की है। हुरैन की सांसें रुक गई। क्या देखा आपने? शहान ने एक लंबी सांस ली और लिफाफे से अपना फोन निकालकर एक वीडियो प्ले की। उसमें साफ नजर आ रहा था कि रात के वक्त अस्कर साहब सीढ़ियां लगाकर बालकनी के रास्ते ऊपर जा रही थी, और फिर कुछ देर बाद उसी रास्ते से वापस आए। शहान की आंखों में खून उतर आया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान को मैंने अपना बाप माना, वो इतना गिरा हुआ निकलेगा। हुरैन, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम पर यकीन करने में देर कर दी। हुरैन ने जब शहान के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उसे लगा जैसे उसके कंधों से मनो बोझ उतर गया हो। वो शहान के पैरों में बैठकर रोने लगी। शहान, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, वो मुझे परसों से डरा रहे हैं। मुझे लगा था आप भी मुझे पागल समझ के छोड़ देंगी। शहान ने उसे उठाकर बेड पे बिठाया। नहीं हुरैन, अब और नहीं।
अब इस खेल का खात्मा होगा। लेकिन आप क्या करेंगे? अम्मी तो उन पर बहुत भरोसा करती है। हुरैन ने डरते हुए पूछा। मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ूंगा। सिर्फ इस वीडियो से काम नहीं चलेगा। मुझे उन्हें सबके सामने बेनकाब करना होगा, ताकि वो दोबारा किसी की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। शाहान के लहजे में ऐसी सख्ती थी कि हुरैन को पहली बार अपनी हिफाजत कामिल का यकीन हुआ। रात के वक्त घर में सब खाने की मेज पर मौजूद थे। अस्कर साहब बहुत खुश नजर आ रहे थे और शाहान से जायदाद के किसी मामले पर बात कर रहे थे। शाहीन ने बहुत ही नॉर्मल तरीके से जवाब दिया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। बेटा, वो जो तुमने कागजात देखे थे, उन पर साइन कर दिए? अस्कर साहब ने पूछा। जी अब्बू, बस एक दो चीजें रह गई हैं। मैंने सोचा रात को आपके कमरे में आकर तफसील से बात कर लूं। शाहान ने जवाब दिया। अस्कर साहब की आंखों में चमक आई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आओ। खाने के बाद शाहान ने हुरैन को इशारा किया कि वो कमरे में चली जाए। हुरैन का दिल डर रहा था। उसे पता था कि शाहान कुछ बड़ा करने वाला है। शाहान अपने कमरे में गया और उसने अपना फ़ोन निकाला। उसने पहले ही पुलिस में अपने एक जानने वाले को सब बता दिया था और उन्हें घर के पास रहने का कह दिया था। थोड़ी देर बाद शाहान अस्कर साहब के कमरे में गया। नाइला बेगम दूसरे कमरे में मुसल्ले पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। शाहान ने कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अब्बू, मैंने कागजात साइन कर दिए हैं, लेकिन मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो बेटा। अस्कर साहब आराम से कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गई। आप कल रात हुरैन के कमरे में बालकनी के रास्ते क्यों गए थे? शाहान ने स्पाट लहजे में पूछा। अस्कर साहब के चेहरे का रंग एकदम तब्दील हुआ, मगर उन्होंने फौरन संभलने की कोशिश की। क्या? ये क्या बकवास है? मैं क्यों जाऊंगा? तुम उस लड़की की बातों में आ रहे हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो जहनी तौर पर बीमार है। शाहान ने से खामोशी से अपना फ़ोन निकाला और वो वीडियो उनके सामने रख दी। वीडियो देखते ही अस्कर साहब के माथे पर पसीना आ गया। उनकी जुबान गंग हो गई। अब्बू, मैंने आपको हमेशा इज्जत दी, लेकिन आपने मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। आपको लगा था कि मैं अंधा हूँ। शाहान की आवाज़ में धार थी। अस्कर साहब ने जब देखा कि वो फंस चुके हैं, तो उनका रवैया एकदम बदल गया। वो कुर्सी से उठे और तल्खी से बोले। हाँ, गया था मैं, तो क्या कर लोगे तुम? मैंने तुम्हें पाला है, ये घर मेरा है, ये जायदाद मेरी है, वो लड़की मेरी बहू है, उस पर मेरा हक है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शाहान ने एक सर्द मुस्कुराहट दी। मैं नहीं बिगाड़ूंगा, कानून बिगाड़ेगा। शाहान ने जैसे ही ये कहा, कमरे का दरवाज़ा खोला और पुलिस के दो अफसर अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे नाइला बेगम और हुरैन भी खड़ी थी। नाइला बेगम ने जब अपने शौहर के मुंह से वो घिनौना इतराफ सुना, तो वो सख्ते में आ गई। अस्कर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? नाइला बेगम ने धाड़ मार के रोना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें फरिश्ता समझा था और तुम इतने बड़े शैतान निकले। अस्कर साहब ने भागने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। शाहान, ये तुमने अच्छा नहीं कर रहे। मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो चीखते रहे। आप मेरे कुछ नहीं हैं। शाहान ने नफरत से कहा। एक मुहाफिज जब शिकारी बन जाए, तो उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। पुलिस अस्कर साहब को हथकड़ियां लगाकर ले गई। घर में अचानक खामोशी छा गई। सिर्फ नाइला बेगम के रोने की आवाजें आ रही थी। हुरैन एक कोने में खड़ी कांप रही थी। शाहान हुरैन के पास आया और उसके दोनों कंधों पर हाथ रखा। हुरैन, सब खत्म हो गया। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। तुम आजाद हो। हुरैन ने शाहान के सीने पर सर रख दिया और पहली बार उसे सुकून के आंसू आए। उसका मुहाफिज वाकई उसका चारागार साबित हुआ था। उसने माशरे के इस डार्क पहलू को हरा दिया था, जिसने उसे बरसों से कैद कर रखा था। नाइला बेगम ने रोते हुए हुरैन से माफी मांगी। बेटी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तो शख्स की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई थी। हुरैन ने अपनी सास का हाथ थाम लिया। वो जानती थी कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। असल मुजरिम तो वो शख्स था जो अपनी मंजिल जेल की तरफ जा रहा था। रात के आखिरी पहर शाहान और हुरैन अपने कमरे की बालकनी में खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी, मगर आज हुरैन को इस हवा में घुटन नहीं महसूस हो रही थी। शाहान, आपने मेरा यकीन क्यों किया? हुरैन ने धीरे से पूछा। शाहान ने उसका हाथ थामा। क्योंकि तुम्हारी आंखों का खौफ झूठा नहीं हो सकता था। और फिर एक शौहर का काम सिर्फ रोटी कपड़ा देना नहीं होता, अपनी बीवी के एतमाद की हिफाजत करना भी होता है। हुरैन के लबों पर पहली बार एक हकीकी मुस्कुराहट आई। उसका सफ़र बहुत ही मुश्किल था, मगर उसका अंजाम बहुत ही खूबसूरत था।